एक और नए विषय के साथ मैं हाजिर हूँ। उमेश चतुर्वेदी आप सबके सामने, आप सबका नमस्कार। मित्रों, इन दिनों एक विषय बहुत चर्चा में है, बहुत विवादों में है, और वह विषय है केरल सरकार द्वारा विदेश सचिव नामक एक पद का सृजन करना और उस पर एक अधिकारी को नियुक्त करना। आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ बात है कि हम संविधान की बात बहुत करते हैं, लेकिन संविधान की जानकारी बहुत कम लोगों की है और संवैधानिक व्यवस्था की भी जानकारी बहुत कम है। अखबारों और मीडिया के ज़रिए जो कुछ एक नैरेटिव बनता है या एक जो जागृति जितनी बन सकती है उतनी ही है लोगों की। हाँ, मैं ये उन लोगों के लिए ये बात नहीं कहता जो या तो गहरे राजनीति के गहरे अध्येता हैं या सामाजिक मामलों के जानकार हैं या भारतीय विषयों पर उनकी गहरी पकड़ है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी ठीक से नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था की भी जानकारी नहीं है। भारतीय संविधान ने शासन व्यवस्था के लिए संघवाद की कल्पना की है, संघवाद को स्वीकार किया है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं जिनके जरिए केंद्र राज्य दोनों मिलकर के शासन चलाते हैं, उस पर कानून बना सकते हैं। पहली है संघीय सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कम से कम 100 विषय आते हैं। उनमें 4 प्रमुख विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सूची का या राज्यों का कोई अधिकार नहीं होता है, और ये 4 प्रमुख विषय हैं विदेश, रक्षा, संचार और रेल। विदेश, रक्षा, संचार और रेल 4 ऐसे विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्रीय सरकार ही और उसकी केंद्रीय संसद ही कानून बना सकती है। केरल सरकार ने एक विदेश सचिव नाम का पद सृजित कर दिया। अब मुझे कुछ साल पहले की एक घटना याद आती है। तेलंगाना सरकार की एक से जुड़ी खबर थी, तेलंगाना सरकार से जुड़ी एक खबर थी। उस खबर में तेलंगाना के विदेश मंत्री का जिक्र किया गया था, उनकी चर्चा हुई थी। फिर इसी तरह से कुछ दिनों बाद केरल के बारे में भी ऐसी चर्चा हुई। हालांकि हमारी जो आदत है, हम लोग हिंदी में समाचार पढ़ते हैं, मैं भी हिंदी में पहले पढ़ता हूँ, अंग्रेजी में बाद में पढ़ता हूँ। तो हिंदी में यही समाचार छपा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना और केरल सरकार ने कोई विदेश मंत्री नहीं नियुक्त किया था। तो निश्चित तौर पर ये कहना वाजिब नहीं होगा कि वो भी सही अनुवाद था, क्योंकि केरल या तेलंगाना से जो समाचार आते हैं मूलतः हिंदी में नहीं आते हैं, बल्कि अंग्रेजी या वहाँ की स्थानीय भाषा में आते हैं। तो लेकिन एक चीज़ है कि तेलंगाना और केरल सरकारों ने अपने यहाँ अपने प्रवासी लोगों को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय जैसा विभाग या मंत्रालय तो जरूर बना रखा है। केरल के बारे में आप सब जानते हैं। केरल सरकार ने जो विदेश सचिव नियुक्त किया है, इसके बाद पूरे देश का ध्यान गया है। केरल के करीब 60 लाख नागरिक विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में केरल के नागरिक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं। तो 60 लाख में से 6 मिलियन, मतलब 60 लाख में से, ये केरल सरकार का आंकड़ा है, करीब 35 लाख लोग तो अकेले खाड़ी के देशों में हैं, संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब या बहरीन या कतर, ऐसे देशों में हैं। तो निश्चित तौर पर ये लोग जो अपने यहाँ से अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने घरों में भेजते हैं, तो उसके ज़रिए केरल की अर्थव्यवस्था में बहुत आर्थिक हस्तक्षेप होता है, सार्थक हस्तक्षेप होता है। और इसलिए केरल सरकार ने अपने प्रवासी लोगों के लिए एक उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए, समन्वय करने के लिए विभाग बना रखा है। लेकिन वह वहाँ के प्रवासी मामलों के विभाग के अधीन काम करता रहा है या सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन काम करता रहा है। लेकिन इस बार जो उन्होंने एक नियुक्ति की है, के वासुकी नाम की महिला अधिकारी की केरल सरकार ने, वो उसको सबसे पहले एक अंग्रेजी अखबार ने, जो देश का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसने इस खबर को ब्रेक किया और उसके बाद
भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के शशि थरूर और भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने विरोध किया। उस पर सवाल उठाया कि ये संघीय ढांचे को बदनाम करने या तार-तार करने की कोशिश है। और निश्चित तौर पर भारतीय संविधान के बारे में अगर आप जानते हैं तो वह कठोर भी है और लचीला भी है। ऐसे मामलों पर डील करते वक्त वो कठोर हो सकता है और जाहिर है कि भारतीय संविधान के संरक्षण का दायित्व भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट को है। तो इस पर वो अगर केरल सरकार दोषी पाई जाती है तो कार्रवाई कर सकता है। और शायद यही वजह है कि इसे देखते हुए केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर वेणु बी को 20 जुलाई को एक सफाई जारी करनी पड़ी। सफाई में एक प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा, एक वक्तव्य जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने विदेश सचिव नाम का पद सृजित नहीं किया है, बल्कि हमने विदेश समन्वय विभाग बनाया है और उसका सचिव बनाया है के वासुकी को। और इस तरह से उन्होंने एक सफाई देते हुए ये भी कहा कि केरल की सरकार, केरल के राजनीतिज्ञों और केरल के अधिकारियों को पता है कि संघीय मामले क्या होते हैं और विदेश मंत्रालय या विदेश विभाग किसके अधीन काम करता है। तो इसलिए विदेश मामलों का विभाग बनाने के लिए उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की है, या करने की वो गुस्ताखी कर नहीं सकते, वो गलती नहीं कर सकते। लेकिन ये मामला थमा नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि आप सबको याद होगा कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी विरोधी विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा ये बनाया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए चाहती है कि वो संविधान को बदल दे। और उसी सोच को लेकर के, उसी नैरेटिव को लेकर के एक और नया नैरेटिव उसमें कह सकते हैं कि उसका एक्सटेंशन गढ़ा गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो संविधान बदलेगी और आरक्षण को ख़त्म कर देगी। इसका असर भी पड़ा लोगों पर। भारतीय जनता पार्टी इसकी काट बढ़िया से नहीं ढूंढ पाई, वो ठीक से इसका जवाब नहीं दे पाई। तो इसका असर ये पड़ा कि उत्तर प्रदेश जैसे और महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहाँ ये आरक्षण बहुत बड़ा, ऐसे तो पूरे देश में बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही है और यहाँ की जनता राजनीतिक रूप से बाकी राज्यों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही जागरूक है। तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन 2014 या 2019 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में था, उसकी बनिस्बत इस बार बहुत ही खराब रहा, बहुत ही कमज़ोर रहा। और एक चीज़ और देखेंगे कि जब संसद के सत्र की शुरुआत हुई तो नए नवेले सांसद शपथ ले रहे थे, तो विपक्षी सांसदों की ओर से लगातार संविधान के नाम पर संसद ली गई या संविधान के नाम पर शपथ लिया गया, या फिर शपथ लेते वक्त संविधान को हाथ में रखा गया। और इसमें एक बड़ी मार्के की बात है, कांग्रेसी सांसदों ने एक किसी खास पब्लिशर की छपी हुई संविधान की प्रति, जिसका कवर लाल रंग का था, उसको लिए हुए थे। तो गैर कांग्रेसी विपक्ष के ज़्यादातर सांसद नीली कवर वाली हिंदी में छपी संविधान की प्रति या संविधान की किताब लेकर के शपथ ले रहे थे। तो विपक्ष ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश जो की थी चुनावों के दौरान संविधान की रक्षा का, तो उसको वो जिंदा रखने की उन्होंने एक बार फिर कोशिश की और वो जनता के बीच में यह पैठ बनाने की का जरिया बनाया कि देखिए संविधान की रक्षा हम ही कर सकते हैं। तो ऐसे माहौल में जब संविधान केंद्रीय मुद्दा हो, पक्ष के लिए भी विपक्ष के लिए भी, तो क्या होगा कि जब केरल जैसा राज्य जो अकेला वामपंथ शासित राज्य है, उस केरल जैसे राज्य में से अगर कोई बात ऐसी छन करके आती है जिसमें सीधे सीधे संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने की बू आती है या चुनौती देती हुई नज़र आती है, तो जाहिर है कि राजनीति होगी ही। और राजनीति होने की ही वजह है कि केरल के विदेश सचिव पर अचानक से लोगों का ध्यान गया, जबकि यह पद विदेश सचिव के रूप में तो नहीं है, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी जो उसको कह सकते हैं उसके रूप में है। तो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन जो भी कह लीजिए, कुछ इस तरह से वो विभाग रहा है। तो
ऐसा लगता है कि अगर संविधान केंद्रीय मुद्दा नहीं होता तो शायद यह मुद्दा लोगों के बीच में इस तरह से नहीं उछलता। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, हालांकि इस मामले में एक चीज़ देख लीजिए कि जहां संविधान रक्षा की बात कांग्रेस भी कर रही है और वामपंथी दल भी कर रहे हैं, वहीं केरल के इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के साथ कम से कम इस मुद्दे पर कांग्रेस भी नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी बेशक केरल में पिछले चुनाव में खाता खुल गया, त्रिशूर से सुरेश गोपीनाथ जीत गए, लेकिन अभी भी केरल में असली लड़ाई यूडीएफ और एलडीएफ के ही बीच है। यूडीएफ मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी अगुवाई कांग्रेस करती है, और एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी अगुवाई सीपीएम करती है। तो इन्हीं दोनों दलों के बीच में लड़ाई है, इन्हीं दोनों दलों के बीच में पूरी अदावत है, मतलब राजनीतिक अदावत की बात कर रहा हूँ। और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में यही दोनों मोर्चे आमने सामने होंगे। शायद यही वजह रही कि शशि थरूर ने इस मामले को लपका, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नज़र आ रहे हैं। और दिलचस्प ये है कि अब संविधान रक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है और सीपीएम कटघरे में नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ और है कि भारत में आप देखेंगे कि सीपीएम की जो राजनीति रही है, वामपंथी दलों की जो राजनीति रही है, उसमें खासतौर पर पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया है, केरल में भी जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया है, उसको लेकर के अतीत में जो कदम रहे हैं, खासतौर पर अभी देखेंगे हाल के दिनों तक या अभी भी चल रहा है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से कई सारे मामलों पर केरल की वाम मोर्चा की सरकार की अदावत जारी है, टकराहट जारी है। तो ऐसे में एक वर्ग तो ऐसा है जो यह मानने को तैयार है कि केरल सरकार ने संघीय ढांचे को तार-तार किया है। हालांकि केरल के मुख्य सचिव ने सफाई दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर केरल सरकार ने एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन सेल बनाया या विभाग बनाया, तो उसको इस मामले में पहले भारत सरकार से बात करनी चाहिए थी। भारतीय विदेश मंत्रालय को भरोसे में लेना चाहिए था, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है कि उन केरल को या किसी भी राज्य को अपने प्रवासी नागरिकों के साथ संपर्क रखने, उनकी सहायता करने, उनकी मदद करने का अधिकार है। लेकिन यह भी सच है कि भारत की सीमाओं के बाहर हम केरलाइट, हम उत्तर प्रदेश के या हम बिहारी या हम बंगाली नहीं रह जाते हैं, हम सिर्फ भारतीय रह जाते हैं। और जब हम सिर्फ भारतीय रह जाते हैं तो भारत से जुड़े मामलों को डील करने का, उसके साथ काम करने का, उस पर विचार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को है। और चूंकि यह विदेश का मामला है, इसलिए इस मामले पर विचार करने का पहला हक, उसको डील करने का पहला हक भारतीय विदेश मंत्रालय को है। मित्रों, आपकी राय का स्वागत रहेगा, आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा और हम भविष्य में ऐसी ही कुछ जानकारियां ले लेकर के आते रहेंगे और इस चैनल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यह अभी छोटी सी शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।